नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 8 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को FKDLU लिखा जाता है तो उसी भाषा में राइड यानी RAID को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार एक निश्चित कोड भाषा में चेयर को लिखा गया है FKDLU, उसी प्रकार और उसी निश्चित कोड भाषा में आपको भी RAID को लिखना है। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न चेयर को कोड भाषा में ये कैसे लिखा है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपको लेटर का संबंध लेटर से बताया जा रहा हो तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखने का और दोनों का प्लेस वैल्यू लिखकर अंतर देखिएगा कितना का है, कितना ऐड किया गया है या क्या किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, H का प्लेस वैल्यू होता है 8, A का प्लेस वैल्यू होता है 1, I का प्लेस वैल्यू होता है 9 और R का प्लेस वैल्यू होता है 18। अब इसी प्रकार हम इसका संबंधित लेटर का भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो F का प्लेस वैल्यू होता है आपका 6, K का प्लेस वैल्यू होता है आपका 11, D का प्लेस वैल्यू होता है आपका 4, L का प्लेस वैल्यू होता है आपका 12 और U का प्लेस वैल्यू होता है आपका 21। अब हम देखेंगे कि ये प्रश्न 3 में ऐसा क्या किया है जिससे इसको 6 प्राप्त हुआ है। तो 3 से 6 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा ना। तो देखिए आगे भी क्या +3 हुआ है। फिर 8 से लाया है 11, तो 8 से 11 लाने के लिए भी +3 करना पड़ेगा। 1 से आपको 4 लाने के लिए भी +3 करना पड़ेगा। 9 से 12 लाने के लिए भी +3 करना पड़ेगा और 18 से 21 लाने के लिए भी आपको +3 करना पड़ेगा। यानी इस प्रश्न में जिस लॉजिक का प्रयोग किया जा रहा है, एक लेटर से संबंधित लेटर लाने के लिए +3 किया जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग भी RAID में +3 करेंगे और एक निश्चित कोड प्राप्त करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया है R का प्लेस वैल्यू होता है 18 और 18 में आप 3 प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 21 और 21 पे कौन सा लेटर आता है U। फिर है A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और 1 में +3 कीजिएगा तो आपका आएगा 4 और 4 पे कौन सा लेटर आता है D आता है। फिर है I का प्लेस वैल्यू होता है 9 और 9 में 3 प्लस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 12 और 12 पे कौन सा लेटर आता है L आता है। उसी प्रकार D का प्लेस वैल्यू होता है 4 और 4 में 3 प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 7 और 7 पे कौन सा लेटर आता है 7 और 7 पे कौन सा लेटर आता है G आता है। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार CHIR का संबंध FKDLU से बता रहा है, उसी प्रकार हम लोग भी RAID का संबंध UDGL से बताएंगे और UDLG ऑप्शन नंबर B में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 2 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस फिगर में कुल त्रिभुज का संख्या कितना है ये आपको बताना है। एक आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने का ट्रिक होता है। ठीक, एक ट्रिक होता है कि देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ बता रहे हैं। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, तो इसमें अगर पूछेगा कि कितना त्रिभुज का संख्या है तो 1 होगा। लेकिन यहीं पे ऐसा अगर त्रिभुज बना दे तो इसमें कितना त्रिभुज का संख्या होगा 3। कैसे 3 आया, देखिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो खंड दिया है ना इस खंड को लिखते हैं। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हमारा 3 नहीं आ जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम पहले वाले आकृति को देखें इसमें, तो इसमें कितना खंड है 4
4। कैसे? यहाँ पे 1, ये हमारा 2, ये फिर हमारा 3, ये हमारा हो गया 4। तो हम 1 में +2 करेंगे, फिर +3 करेंगे और फिर +4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 10 आएगा ना, क्योंकि 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, 3 में 3 से 6 और 6 4 कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक आकृति बनाया गया है और यहाँ पे तो इन दोनों में भी कुल त्रिभुज का संख्या कितना होगा? 20। और 20 में अगर हम 10 को ऐड कर देंगे तो क्या हमारा 30 नहीं आ जाएगा? यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या कितना होगा? 30। और 30 ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करें, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार 5 का संबंध 130 से बता रहा है उसी प्रकार आपको भी 6 का संबंध एक संख्या से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 5 का संबंध 130 से कैसे बता रहा है। आप सभी को पता होगा कि ये जो प्रश्न है ये नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 का संबंध एक बड़ी संख्या यानी 130 से बता रहा है। तो अगर देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या कभी भी प्राप्त किया जाए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर या क्यूब करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम 5 का क्यूब करें तो क्या हमारा कितना आएगा? 125 आता है ना, और 125 से हमें कितना लाना है? 130। तो हम कितना प्लस करेंगे? 5। तो 125 में 5 प्लस कर देंगे तो क्या हमारा 130 नहीं आ जाएगा? और देखिए ना यहाँ पे 5 का संबंध 130 से बताया है। इसी प्रकार इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी क्या करेंगे? 6 का क्यूब करेंगे। तो जो 6 का क्यूब होता है वह होता है 216। और 216 में हम फिर क्या करेंगे? ये संख्या यानी 6 को ऐड करेंगे। क्यों 6 को ऐड करेंगे? क्योंकि इसमें 125 में यही संख्या 5 को ऐड किए थे ना, तो इसीलिए इसी संख्या यानी 6 को भी हम ऐड करेंगे। अगर आप 216 में 6 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 222। और 222 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करें, नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें 3 शब्द दिया गया है, सांप, मगरमच्छ और सरीसृप, और बोला जा रहा है कि इन तीनों शब्द से मिलाकर आपको एक वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए कभी भी आपको वेन आरेख का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सबसे पहले वो शब्द दिखिएगा कि जो शब्द वहाँ पे दिया होगा और उस शब्द में संबंध देखिएगा कि ये शब्द क्यों इस प्रकार का दिया है। अगर आप देखिए सांप और मगरमच्छ तो आपको सांप और मगरमच्छ देखकर क्या लग रहा है कि ये एक प्रकार का सरीसृप मतलब जीव है, यानी ये क्या करता है? रेंग के चलता है। तो यहाँ पे सरीसृप दिया है ना, तो हम सबसे पहले किसका वेन आरेख तैयार करेंगे? सरीसृप का। क्यों? क्योंकि सरीसृप का संबंध सांप से भी है और सरीसृप का संबंध मगरमच्छ से भी है, क्योंकि ये दोनों तो सरीसृप ही ना जीव है। तो हम सबसे पहले सरीसृप का बताएंगे। ये हमारा हो गया सरीसृप। अब ये सरीसृप में क्या आता है? सांप भी आता है। तो हम सरीसृप के अंदर ही तो सांप बनाएंगे, क्योंकि सरीसृप जो होता है उसमें क्या मतलब सरीसृप में आता है सांप, तो हम सांप को अंदर ही ना बनाएंगे। उसके बाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ भी तो एक प्रकार का सरीसृप जीव है, लेकिन जो मगरमच्छ है वो सांप नहीं ना है। मगरमच्छ एक अलग जानवर है, सांप एक अलग जानवर है। तो इसीलिए हम सरीसृप के अंदर ही मगरमच्छ का भी एक वेन आरेख बताएंगे, लेकिन सांप से अलग बताएंगे। और ऐसा वेन आरेख ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिया गया और लास्ट वाले बॉक्स में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कभी भी आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सबसे पहले देखिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है। तो अगर हम देखें तो तीसरी आकृति में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है,
13 और 19 से किसी प्रकार हमें 4 प्राप्त करना है। उसी प्रकार 71 और 9 से हम 10 प्राप्त करेंगे और इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 128 और 32 से एक संख्या प्राप्त करेंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। ये तो पहले एक ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि इस आकृति में कौन सी बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, या कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये 19 सबसे बड़ी संख्या है। तो हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि हम 13 और 4 से किस प्रकार 19 लाएं, इसी प्रकार इसमें 9 और 10 से किस प्रकार 71 लाएं, और उसी प्रकार इसमें 32 और एक संख्या से हम क्या लाएंगे 128। हम क्या करेंगे कि जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इसी रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि 13 और 19 से हम किस प्रकार 4 लाएं। अगर आप 13 और 19 से 4 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये 13 और 19 को प्लस कर दीजिए। अगर आप 13 और 19 को प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 32, और 32 से हमको कितना लाना है 4, तो 32 से हमें 4 लाना है। तो हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे 32 में, तो क्या हमारा 4 प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम देकर देखते हैं। तो अगर हम 8 में मतलब 32 में 8 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 4। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे भी इस लॉजिक का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 71 और 9 को ऐड करेंगे, 71 9 को ऐड करेंगे तो हमारा फिर आएगा 80, और 80 में हम क्या करें इस संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी 10 यहाँ पे लाना है ना, तो हम कितना से भाग दे रहे हैं 8 से। तो हम 80 में 8 से भाग देंगे तो क्या हमारा 10 प्राप्त नहीं हो जाएगा। और देखिए ना यहाँ पे 71 और 9 का संबंध 10 से बताया है। तो इसी प्रकार इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी क्या करेंगे 128 और 32 को ऐड करेंगे। तो 128 और 32 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 160, और 160 में हम क्या कर रहे हैं 8 से भाग दे रहे हैं सब में। तो हम भी 160 में 8 से भाग देंगे तो क्या हमारा 20 नहीं आ जाएगा, और 20 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करें नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है और इस श्रृंखला के बीच में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। तो देखिए आपको कभी भी सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले तो उस सीरीज के एक एक संख्या को आप ध्यान से देखिए और ये देखने का प्रयास कीजिए कि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कैसे लाया गया है, यानी उसमें कितना माइनस किया गया है, कितना प्लस किया गया है, क्या स्क्वायर किया गया है या क्यूब किया गया है, ये हमें सबसे पहले चेक करना है। या हम फिर क्या करेंगे कि पहली संख्या का संबंध तीसरी संख्या, यानी हम देखेंगे कि पहला से लेकर तीसरा में क्या माइनस या प्लस किया गया है। लेकिन इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जा रहा है कि इसमें क्या किया गया है, -3 किया गया है। कैसे कैसे क्योंकि 49 से आपको 46 लाने के लिए -3 करना पड़ेगा। उसी प्रकार 46 से 43 लाने के लिए -3, 43 से 40 लाने के लिए -3। तो हम क्या करेंगे फिर -3 ही तो करेंगे 40 में। तो 40 में अगर हम -3 करेंगे तो क्या हमारा 37 नहीं आ जाएगा, और 37 में फिर -3 करेंगे तो क्या हमारा 34 नहीं आ जाएगा। और देखिए ना इसमें सब में क्या किया गया है, -3 किया गया है। तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 37, और 37 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार ठंडक का संबंध बारिश से बता रहा है उसी प्रकार इस प्रश्न का कहना है कि अपराध का संबंध एक शब्द से बताए जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है एनालॉगी से रिलेटेड है, और एनालॉगी 3 प्रकार का होता है ना, नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी और शब्द एनालॉगी। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये किससे, शब्द एनालॉगी से संबंधित है। तो इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि ठंडक का संबंध बारिश से बताया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो ठंडक आता है वो कब, जब बारिश आता है तभी तो हमको ठंडा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ठंडक का संबंध बारिश से बताया गया है। तो हम रात का संबंध किससे बताएंगे, अंधेरा से, क्योंकि जब रात होता है तो क्या आता है, अंधेरा आता है ना। और अंधकार ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है, यदि AT बराबर 20 BAT बराबर 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार AT का संबंध 20 से बताया गया है, BAT का संबंध 40 से बताया गया, उसी प्रकार आपको भी CAT का संबंध एक संख्या से बताना है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न AT बराबर 20 कैसे लिख रहा है। तो हम आपको पहले भी बताएं कि जहाँ पे आपको लेटर दिया हो, लेटर का संबंध संख्या से बताया जा रहा हो, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस लेटर को संख्या में चेंज कीजिए, यानी उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए, तब हम क्या करेंगे, संख्या से संख्या प्राप्त करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे है ए का प्लेस वैल्यू होता है 1 और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। अब हमें क्या करना है, 1 और 20 से 20 लाना है। तो 1 और 20 से 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 21, जो संभव नहीं है। माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19, जो भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 1 में 20 से गुना कर देंगे तो क्या हमारा 20 प्राप्त नहीं हो जाएगा। और देखिए ना यहाँ पे AT बराबर 20 लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं आगे भी इस रूल्स का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे है B का प्लेस वैल्यू होता है 2, A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और फिर T का प्लेस वैल्यू होता है 20। अब हम क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे, 1 में 20 से गुना करेंगे। तो 2 में 1 से गुना करने पे 2 ही आएगा और 2 में फिर हम 20 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 40 नहीं आ जाएगा। और देखिए ना यहाँ पे BAT का संबंध 40 से बताया गया है, यानी इस प्रश्न में जिस लॉजिक का प्रयोग हो रहा है, जो लेटर दिया है उस लेटर का प्लेस वैल्यू में गुना कीजिए और संबंधित संख्या प्राप्त कीजिए। तो इसी प्रकार हम CAT को भी देखें तो C का प्लेस वैल्यू होता है 3, फिर क्या करेंगे गुने, A का प्लेस वैल्यू होता है 1, फिर क्या करेंगे गुने, और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 3 में फिर 20 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आएगा ना। और 60 ऑप्शन नंबर C में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे श्रृंखला नहीं होगा, अक्षर संबंध को पूरा करें होगा, ये गलत से टाइप हो गया है। इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार यहाँ पे CAG का संबंध EGC से बताया जा रहा है, उसी प्रकार आपको भी LNP का संबंध एक लेटर से बताना है, मतलब लेटर समूह से, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न CAG का संबंध EGC से कैसे बता रहा है। तो अगर आप CEG को देखिए और EGC को देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह जो यहाँ पे लेटर दिया है ना, इसी लेटर को क्या क्या कहीं कहीं लिख दिया है। यानी देखिए जो पहला लेटर है इसको लास्ट में लिखा है, उसी प्रकार अगर आप देखें तो जो दूसरा लेटर है उसको पहले लिखा है, जो तीसरा लेटर है उसको क्या किया है, बीच में लिखा है। तो इसी प्रकार इसी संबंधित लेटर को अगर हम यहाँ पे लिखे तो हम एल को क्या लिखेंगे, लास्ट में। एल को हम लास्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक। और जो बीच है बीच में उसको हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो हम एन को पहले लिख दे रहे हैं, उसी प्रकार हम पी को कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो यहाँ पे हो गया पी। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार CEG का संबंध EGC से बता रहे, उसी प्रकार हम लोग भी LNP का संबंध NPL से बताएंगे। और NPL ऑप्शन नंबर C में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करें, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें हमें इससे यही पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा ना, वो तीनों ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसी ऑप्शन को हमें पहचान करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार का आपको कभी भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप क्या कीजिए, उस संख्या को
ऐड कीजिए और देखिए क्या एक ही संख्या प्राप्त हो रहा है, या देखिए या किसी का स्क्वायर होगा या किसी का क्यूब होगा, या विषम संख्या हो सकता है या सम संख्या हो सकता है। तो देखिए तो यहाँ पे हमें चार चार क्या दिया है, संख्या दिया है। तो अगर हम क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को ऐड कर रहे हैं। तो पहले एक में हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7, और 7 में हम 2 को ऐड करें तो हमारा 9 प्राप्त हो जा रहा है। और देखिए ना यहाँ पे लास्ट में 9 लिखा है, तो कहीं इसी रूल्स का प्रयोग हुआ हो। तो आगे भी हम चेक करें तो इसमें है 2, और 2 में हम ऐड करेंगे 3 को तो हमारा आएगा 5, और 5 में फिर 4 को ऐड करेंगे तो क्या हमारा 9 नहीं आ जाएगा। और देखिए ना यहाँ पे लास्ट में भी 9 लिखा है, यानी हम 2 चेक कर लिए, अब हमें 2 चेक करना है। तो यानी इसमें इसी रूल्स का प्रयोग हुआ है। तो फिर हम आगे भी चेक करेंगे। तो अगर हम आगे चेक करें तो यहाँ पे है 3, और 3 में 4 को ऐड करें तो 7, और 7 में 1 को ऐड करें तो 8, और देखिए यहाँ पे लास्ट में 8 भी लिखा है। तो इसी रूल्स का प्रयोग करते हुए अगर हम चौथा में देखें तो चौथा में 1 में 8 को ऐड करें तो हमारा आएगा 9, और 9 में हम 3 को ऐड करें तो हमारा आएगा 12। लेकिन इसमें जिस रूल्स का प्रयोग हुआ है कि मतलब 3 संख्या को ऐड किया जा रहा है तो उसके लास्ट संख्या यानी चौथा संख्या प्राप्त हो जा रहा था, लेकिन ऑप्शन डी में प्राप्त हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग है ना, इसीलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। और हाँ, हमें फीडबैक जरूर दें कि मेरा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा।